आज हम शुरू करेंगे एमकॉम सेकेंड ईयर का MCO 1 सब्जेक्ट, जिसका नाम है संगठन के सिद्धांत और व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। इस पूरे सब्जेक्ट में हम संगठन के सिद्धांत और व्यवहार यानी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सब्जेक्ट में हम संगठन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और संगठन के व्यवहार नीति यानी बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो संगठन के सिद्धांत किसी संगठन में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यक्तियों का एक समूह एक साथ कार्य करता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रबंधकों को जो कार्य करने होते हैं वह है आयोजन, व्यवस्था, नेतृत्व और नियंत्रण यानी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, लीडिंग एंड कंट्रोल। किसी आधुनिक संगठन के प्रबंध तकनीक आवश्यक होती है। संगठन के कार्यों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रबंध के लिए अनेक संगठन सिद्धांतों का प्रतिपादन यानी रेंडरिंग या डेलीगेशन किया गया है। यदि उपयुक्त संगठन ढांचे को बनाया जाता है तो संगठन को सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों, संगठन और पर्यावरण विशेषताओं के साथ प्रबंध नीतियों और कार्यों का तालमेल बिठाकर संगठन में प्रभाविता लाया जा सकता है। और संगठन व्यवहार इस बात का अध्ययन करता है कि लोग समूहों के भीतर कैसे बातचीत करते हैं। संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन के सिद्धांत को मुख्य रूप से व्यवसायों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए किया जाता है। ये तो हो गए संगठन के सिद्धांत और व्यवहार के बारे में। अब हम इस MCO 1 सब्जेक्ट के केवल एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन और आंसर को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, संगठन के नव क्लासिकी सिद्धांत के योगदान का विवेचन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि नव क्लासिकी सिद्धांत का ही संशोधित रूप है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डू यू थिंक दैट नियो क्लासिकल थ्योरी इज मॉडिफाइड फ्रॉम ऑफ क्लासिकल थ्योरी? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। यही क्वेश्चन ऐसे भी आया है। अधिगम के क्लासिक अनुकूलन सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द क्लासिकल कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग। और ये क्वेश्चन जून 2013 और जून 2017 में पूछा गया था MCOM सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में। इस क्वेश्चन में नव क्लासिक सिद्धांत के योगदान को बताने को बोला है कि कैसे नव क्लासिक सिद्धांत संगठन के सिद्धांत की मदद करता है, और नव क्लासिक सिद्धांत के एग्जाम्पल बोला है बताने को। यहाँ एग्जाम्पल का मतलब है कि पॉइंट देकर बताने है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नव क्लासिक सिद्धांत या नव क्लासिक या क्लासिकी होता क्या है। संगठनात्मक डिजाइन से अशब्द होता है। सर्वाधिक समुचित विधि से संगठनों के संचारात्मक तत्वों यानी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के बीच तालमेल बैठाने की प्रक्रिया है। इस संबंध में 3 स्पष्ट विचारधाराएं हैं: क्लासिकी विचारधारा, नव क्लासिकी विचारधारा, समकालीन विचारधारा और क्लासिकल स्कूल यानी वही क्लासिकी विचारधारा का प्रतिनिधित्व मैक्स वेयर, F.W. टेलर और हेनरी फेयोल ने किया है। उन्होंने औपचारिक सोपान फॉर्मल हेरिटेसी नियमों के स्पष्ट सेट के रूप में और श्रम के विशिष्टीकरण की सिफारिश की है। नव क्लासिक विचारधारा नियो क्लासिक स्कूल का प्रतिनिधित्व मैकग्रेगर और लाइकर्ट जैसे संगठन विषय के सिद्धांतों ने किया। वे इस बात पर जोर देते हैं कि संगठन को प्रभावितता के साथ साथ कर्मचारियों की तुष्टि पर भी ध्यान देना चाहिए तथा सौंपने ढांचा का डिज़ाइन बनाते समय अत्यधिक मात्रा में विकेंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। समकालीन डिज़ाइन यानी कंटेम्प्रोरी डिज़ाइन के समर्थक उन पर्यावरण कारकों पर जोर देते हैं जिसके अंतर्गत संगठनों को चलाया जाता है। आगे इसको और हम पढ़ेंगे आंसर की हेल्प से। हाँ, नव क्लासिक सिद्धांत का ही संशोधित रूप है। संगठन का नव क्लासिक सिद्धांत शास्त्रीय दृष्टिकोण अधिकांशतः संगठन के संरचनात्मक पक्ष पर फोकस करता है। उसने संगठन के मानवीय पक्षों पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। बाद में कुछ विद्वानों ने संगठन के मानवीय पक्षों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इससे मानवीय संबंध दृष्टिकोण के आविर्भाव में योगदान मिला है। शास्त्रीय संगठन विद्वानों के संगठनात्मक कार्यकरण के मनोवैज्ञानिक और यांत्रिक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया है। इन परिवर्तियों का क्षेत्र में परीक्षण संगठन की दक्षता में वृद्धि हेतु किया गया था, परंतु इन परिवर्तियों के सकारात्मक पक्ष कार्य व्यवहार में ऐसी सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं कर सके जो उत्पादकता की वृद्धि में योगदान कर सके। तो अनुसंधान ने काम पर मानवीय व्यवहारों के कारणों को ज्ञात करने का प्रयास किया। उन्होंने अन्वेषण का यह निष्कर्ष निकाला कि मानवीय व्यवहार का वास्तविक कारण मात्र शारीरिक और यांत्रिक परिवर्तियों तक सीमित न होकर इसकी अपेक्षा कुछ अन्य अधिक था।
अतः उन्होंने संगठन में मनुष्य पर ध्यान केंद्रित किया। इस मानवीय दृष्टिकोण का उल्लेख संगठन के मानवीय दृष्टिकोण या मानवीय संबंध दृष्टिकोण का प्रशासनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। हार्थनो प्रयोग यह मत स्पष्ट किया गया था कि कामगार के शारीरिक कार्य, पर्यावरण कल्याण और उत्पादकता के माध्यम स्पष्ट कारण और प्रभाव संबंध विद्यमान है। प्रबंधन की यह राय थी कि कामगारों को उचित संवर्तन, तापमान, प्रकाश, अन्य शारीरिक कार्य दशाओं में सुधार और मजदूरी प्रोत्साहन योजना प्रदान किए जाने पर वे अधिक उत्पादन करेंगे। इस मनोभाव को दृष्टिगत रखते हुए जॉर्ज पेनांग के नेतृत्व में नेशनल अकादमी ऑफ साइंस की राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के हार्थोन संयंत्र में अनुसंधान कार्यक्रम कामगारों के आंकलन और दक्षता के मध्य संबंधों की जांच करने का निर्णय किया। वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में 3500 पुरुष और महिलाएं नियुक्त की गई थी। वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को अनुसंधान के लिए कुछ कारणों से चुना गया था। यह कंपनी शिकागो में स्थित है। यह अधिकतर टेलीफोनिक उपकरणों के विनिर्माण में लगी हुई थी। कंपनी के कर्मचारी 60 राष्ट्रों के लिए गए थे, मतलब 60 स्टेट से लिए गए थे। जो इसके अतिरिक्त उनमें से एक राष्ट्रीय समूह में व्यापक विधि प्रकार की दक्षता थी। इन कारणों ने अनुसंधान अध्ययन करने के लिए अनुसंधान परिषद को आकृष्ट किया। हार्थनो प्रयोग तथा अनुवर्ती अध्ययनों से अनौपचारिक संगठनों की खोज की गई। यह परिणाम निकाला गया कि कार्य स्थान पर विभिन्न सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारक कामगारों के संतोष तथा संगठनात्मक उत्पादन का निर्धारण करते हैं। तथापि मायो के प्रमुख सहयोगी फ्रिट्ज रोय थिल-स्बेरगर का निष्कर्ष था कि उसके अनुसार हार्थनो अध्ययनों से यह प्रकट हुआ कि उत्पादकता पर प्राथमिकता समूह के उत्पादन पर प्रभाव चाहे अधिक ना हुआ हो पर काफ़ी अवश्य हुआ है। कारण औपचारिक रूप से भौतिक वातावरण और आर्थिक लाभ कार्य से प्राप्त हुए। निर्गो के अनुसार उसका आधार मायो के दल की ये खोजें थी कि मानवीय संबंधों का निर्धारण विचारधारा या बाद में वर्षों के आंदोलन द्वारा हुआ। निर्गो ने कहा कि अनुप्रयुक्त स्तर पर आंदोलन के उद्देश्य प्रबंध को औपचारिक संगठन में गहन प्रविष्ट समस्याओं का निदान करने तथा समुचित हस्तक्षेप की युक्ति निकालने के लिए आवश्यक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते थे। अतः मानवीय संबंध कुशलता के विकास पर अधिक बल दिया गया था, जिससे औपचारिक और औपचारिक संगठनों के मध्य अंतर को प्रभावी ढंग से फाटने के लिए पर्यवेक्षकों की सहायता करेगा। हार्थनो अध्ययन के आधार पर विद्वानों ने निम्नलिखित अवधारणाएं निर्धारित की है। पहला, सामाजिक मानदंड। संगठन की प्रभावित का स्तर सामाजिक मानदंडों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्वशासन के सिद्धांत उदारता, कार्य का विभाजन या कामगार की शारीरिक क्षमता उत्पादकता में विवेचनात्मक कारक नहीं है। समूह संगठन में व्यक्तियों के व्यवहार पर मुख्य प्रभाव समूह मानदंड है। कामगार एक व्यक्ति के रूप में कार्य या प्रतिक्रिया न कर समूह के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। उत्पादकता के मानकों का निर्धारण उत्पादकता के समूह कार्यपालक के प्रतिशोध के विरुद्ध में ढाल का कार्य करता है। दोनों तरीकों में अनौपचारिक समूह कार्यपालक की शक्ति पर नियंत्रण के रूप में काम करता है। पुरस्कार और संस्वीकृति। आर्थिक प्रोत्साहन के बदले गैर आर्थिक पुरस्कार जैसे सामाजिक पुरस्कार और सामूहिक स्वीकृतियाँ श्रेडिंग की प्रेरक हैं। वे कामगारों के व्यवहारों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पर्यवेक्षण उस समय प्रभावी होता है जब पर्यवेक्षण संगठन के सदस्य उद्देश्यों के प्रति उनकी स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए समूह और उसके अनौपचारिक नेताओं को सम्मिलित करता है तथा उनसे परामर्श करता है। मानवीय संबंधों के विद्वानों के अनुसार प्रभावकारी संवाद और इसके साथ ही निर्णय करने की प्रक्रिया में कामगारों की सहभागिता की अनुमति देना प्रभावी पर्यवेक्षण की कुंजी है। लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण। कामगार उस अवस्था में प्रभावकारिता का उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं जब उन्हें अपने औपचारिक पर्यवेक्षण से दबाव के बिना अपने कार्य स्वयं ही संपन्न करने की अनुमति प्राप्त होती है। सहज प्रवृत्तियाँ, इनिटेट प्रोपेंसिटीज। मानवीय संबंधों की विचारधारा द्वारा संचालित विभिन्न अध्ययनों से सिद्धांत में निम्नलिखित सहज प्रवृत्ति का विकास हुआ है। कामगारों को मनुष्य के रूप में देखना। कामगार मूलतः सामाजिक प्राणी हैं। उन्हें सर्वप्रथम मनुष्य के रूप में समझा जाना चाहिए। यदि उन्हें संगठन के सदस्य के रूप में समझा जाता है तो उनके मनोभाव और प्रभावकारिता को कार्य परिस्थिति के आंतरिक व बाहर ये दोनों से सामाजिक मांगों द्वारा अनुकूलित किया जाता है। दूसरा आता है कार्य सामूहिक क्रियाकलाप। कार्य एक सामूहिक क्रियाकलाप है। कामगार प्रबंध विभिन्न व्यक्तियों के रूप में बदले औपचारिक संगठनों के सदस्य के रूप में स्वयं ही संगठन और कार्य की प्रतिक्रिया कर सकते हैं। मान्यता, सुरक्षा व अपनेतृत्व की भावना का महत्व। कामगार के मनोबल और उत्पादकता के निर्धारण में मान्यता, सुरक्षा और
आप नेतृत्व का भावना की आवश्यकता की भूमिका शारीरिक योग्यता या ऊर्जा रिश्वता और शारीरिक दशाओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है जिसमें अधीन वे कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में उत्पादकता पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का ऋण प्रभाव पड़ता है, केवल कार्य की दशाओं में नहीं। गैर आर्थिक कारकों का महत्व। गैर आर्थिक कारकों जैसे सामाजिक पुरस्कार और स्वीकृतियाँ कामगार का अभिप्रेरण और कार्य तुष्टि के अनेक स्तर के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। इसकी अपेक्षा आर्थिक प्रोत्साहन कार्य के अभिप्रेरक के रूप में काम सशक्त है। अनौपचारिक समूह की भूमिका। कार्य संयंत्र में अनौपचारिक समूह अर्थात कार्य परिस्थिति में लोगों का स्वाभाविक समूहन पृथक पृथक व्यक्तियों के कार्य संबंधी स्वभाव और मनोभाव पर शीर्ष सामाजिक नियंत्रण को प्रयुक्त करता है। मानक संगठन के समूह व्यक्तियों के व्यवहार पर गहन प्रभाव डालता है। सहभागी पर्यवेक्षण की सर्वाधिक प्रभावकारी शैली उस समय निर्मित की जाती है जब प्रबंधक कार्य अनुसूची में प्रत्येक परिवर्तन लागू करने से पूर्व कार्य समूहों और उनके अनौपचारिक नेताओं से परामर्श करता है।